एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा यह टॉपिक डीएलएड सत्र 2022-24 के प्रशिक्षुओं को विशेष समर्पित है। डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष की परीक्षा 2023 में आयोजित होने वाली है। उसके पेपर F10, F11 तथा F12 के मुख्य प्रश्नों के कुछ अंश आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। F10 के जो मुख्य प्रश्न होंगे उसका आज सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। इसको शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से यह गुजारिश है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके डीएलएड संबंधी जो कुछ भी नई सूचना आपके लिए इस YouTube चैनल पर मैं लेकर के आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और साथ ही साथ यदि आप पुराने दर्शक हैं तो इसे लाइक, शेयर तथा कमेंट्स करें, जिससे कि आपका एक कमेंट्स हमारे मनोबल को काफ़ी आगे बढ़ाता है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहते हैं कि आप इन सभी विषयों के जो मुख्य प्रश्न हैं उनको आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी विषयों के मुख्य प्रश्न आपको मिलेंगे। और इन प्रश्नों को देखने के लिए वीडियो को स्किप न करते हुए आराम से देखते हुए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पेपर है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। समय 2 घंटे का है, पूर्णांक 35 है, असाइनमेंट 15 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर के यह पेपर आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें से खंड क तथा खंड ख 2 भागों में बांटा गया है। खंड क में 5 प्रश्न आपको करने हैं और 5 प्रश्न जो होंगे वह 5-5 अंक के अर्थात 25 नंबर के होंगे और इनके उत्तरों को 75 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है। खंड ख 2 प्रश्न होंगे, उनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 200 से 250 शब्दों के बीच में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं तथा साथ ही साथ वह जो एक प्रश्न दिया जाएगा वह उत्तर दिया जाएगा वह 10 नंबर का 10 अंक का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा पेपर है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, उसका पहला प्रश्न है पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। पर्यावरण तथा शिक्षा के बीच संबंधों की व्याख्या करें। पर्यावरण तथा शिक्षा के बीच संबंधों की व्याख्या करें। पर्यावरण के प्रति जागरूकता के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन की भूमिका को लिखें। पर्यावरण के प्रति जागरूकता के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन की भूमिका को लिखें, अथवा पर्यावरण के प्रति जागरूकता के विकास में पर्यावरण अध्ययन की भूमिका को लिखें। पर्यावरण के प्रति जागरूकता के विकास में पर्यावरण अध्ययन की भूमिका को लिखें। या और भी दूसरे तरीके से इस प्रश्न को घुमा करके पूछा जाता है मानवीय व्यवहार समाज एवं पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। मानवीय व्यवहार समाज एवं पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। या दूसरे अर्थ में भी घुमा करके पूछा जाता है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 या 2008 या 2023 के मुख्य बिंदुओं का विवरण दें। आप जब तैयार करेंगे इस प्रश्न को तो ध्यान रखेंगे कि लेटेस्ट आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो कई बार परीक्षा में 2005 भी पूछा गया है, 2008 भी पूछा गया है तथा साथ ही साथ कई बार 2023 भी पूछे गए हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005, 2008 या 2023, इसमें से जो भी आपको अच्छे से तैयार हो जाए उसकी आप तैयारी रखेंगे। परीक्षा में से इन तीनों में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि छात्रों को पर्यावरण शिक्षा देने के लिए विद्यालय किस प्रकार से एक सशक्त माध्यम है, व्याख्या करें। छात्रों को पर्यावरण शिक्षा देने के लिए विद्यालय किस प्रकार से एक सशक्त माध्यम है, व्याख्या करें। या दूसरे अर्थों में है कि बालक के विकास पर परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, लिखें। बालक के विकास पर परिवेश का
क्या प्रभाव पड़ता है लिखें। और दूसरे सेंस में और भी है, परिवेश किस प्रकार बच्चों के पर्यावरण शिक्षा का आधार बनता है। परिवेश किस प्रकार बच्चों के पर्यावरण शिक्षा का आधार बनता है। ये थे प्रश्न नंबर 2। अथवा दूसरे सेंस में इसे पूछा जाता है, पर्यावरण संरक्षण को परिभाषित करें एवं विद्यालय में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालें। पर्यावरण संरक्षण को परिभाषित करें एवं विद्यालय में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालें। या फिर एक और दूसरे तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है, बच्चों के परिवेश में विविधता की समझ एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। बच्चों के परिवेश में विविधताओं की समझ एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण विधियों पर संक्षिप्त विवरण दें। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण विधियों पर संक्षिप्त विवरण दें। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किन किन विधियों से हम पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हैं, इसी बारे में आपको बताना है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण विधियों पर संक्षिप्त विवरण दें, या फिर सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताएं, या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम को पर्यावरण शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है, क्यों। गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम को पर्यावरण शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है, क्यों। अब इसका अथवा वाला प्रश्न किस प्रकार से आता है वह भी ध्यान से देखिएगा। आकलन के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। आकलन के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। उसको दूसरे तरीके से कहा गया है कि शिक्षण के प्रोजेक्ट विधि की विशेषताओं का विवेचन करें। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि की विशेषताओं का विवेचना करें। या फिर क्षेत्र भ्रमण को पर्यावरण शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है, क्यों। क्षेत्र भ्रमण को पर्यावरण शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है, क्यों। ये थे हमारे प्रश्न नंबर 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। गतिविधि किसे कहते हैं। गतिविधि किसे कहते हैं। कक्षा के बाहर की जाने वाली किसी एक गतिविधि का उल्लेख करें। कक्षा के बाहर की जाने वाली किसी एक गतिविधि का उल्लेख करें। या फिर पर्यावरण अध्ययन के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्रम में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। पर्यावरण अध्ययन के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्रम में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। या फिर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। अथवा पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बाह्य या आंतरिक गतिविधियों के संचालन में पूर्व योजना किस प्रकार से सहायक है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बाह्य या आंतरिक गतिविधियों के संचालन में पूर्व योजना किस प्रकार सहायक है। ये थे हमारे प्रश्न नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। पर्यावरण अध्ययन में आकलन करने की मूलभूत तरीकों पर प्रकाश डालें। पर्यावरण अध्ययन में आकलन करने की मूलभूत तरीकों पर प्रकाश डालें। अथवा या यूं है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रकृति एवं प्रयोगशाला की तरह है, सोदाहरण व्याख्या करें। पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रकृति एक प्रयोगशाला की तरह है, सोदाहरण व्याख्या करें। या दूसरे अर्थों में फिर से इस प्रश्न को पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। अथवा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्षेत्र परिभ्रमण विधि के गुण एवं उनकी परिसीमाओं को लिखें। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्षेत्र परिभ्रमण विधि के गुण एवं उनकी परिसीमाओं को लिखें। इस प्रकार हमारा खंड ए का सभी प्रश्न पूरा हो गया, जिन्हें आप 5 प्रश्न को लिखना है। और अब खंड बी में हम लोग चलते हैं, जिसमें से दिए गए 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर देने हैं। जो प्रश्न के शब्दों की संख्या 200 से 250 शब्दों में होगी, तथा एक प्रश्न के उत्तर देने हैं। और एक प्रश्न के उत्तर इस प्रकार हैं।
प्रश्न इस प्रकार है। नंबर 1, छठा नंबर प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालें, अथवा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र में उपयुक्त होने वाली शिक्षा विधि कौन कौन सी है, किसी एक विधि के महत्व पर प्रकाश डालें। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र में उपयुक्त या प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, किसी एक विधि का महत्व पर प्रकाश डालें। और टिप्पणी है, टिप्पणी भी आपको पूछे जाते हैं। एनसीएफ 2005 या 2008 या 2023, शिक्षा में नवाचार, ग है जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर प्रभाव, घ है चाइल्ड प्रोफाइल, अंग है प्रयोगशाला विधि, च है वायु प्रदूषण तथा छ है परियोजना विधि। तो ये थे हमारे सभी F10 के प्रश्नों की श्रृंखला। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं F11 के प्रश्नों की ओर। डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2023 का यह जो पेपर है, इसे कहा जाता है कला समेकित शिक्षा, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। यह जो पेपर है 2 घंटे का होता है तथा आपको थ्योरी में पूर्णांक 40 नंबर के आपको परीक्षा देने होते हैं, 10 नंबर आपके असाइनमेंट में होते हैं और यह टोटल क्वेश्चन मिला करके 50 नंबर का होता है। यह क्वेश्चन पेपर भी आपके 2 खंड में आते हैं। एक खंड ए में 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक के साथ 5-5 अंक को कैरी करते हैं और जो इनके लिखने के शब्द होते हैं 75 से 100 शब्दों के बीच में इन उत्तरों को लिखा जाता है। और इस प्रकार से हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 है कि कला से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। कला से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। इसी में है लगा हुआ प्रश्न, कला शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में लिखें। कला शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में लिखें। अथवा इसको दूसरे अर्थ में सेंस में पूछा जाता है कि सीखने की योजना बनाते समय गतिविधियों में कला को जोड़ने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान देंगे। सीखने की योजना बनाते समय गतिविधियों में कला को जोड़ने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान देंगे। या इस प्रश्न 1 का अथवा जो प्रश्न है वह इस ढंग से है कि बच्चों के कला विकास क्रम की मुख्य अवस्थाओं का वर्णन करें। कला शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें। कला शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें। इसका और भी तरीका है पूछने का, वह है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए कला समेकित शिक्षा महत्वपूर्ण है कैसे। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए कला समेकित शिक्षा महत्वपूर्ण है कैसे। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि प्रारंभिक कला शिक्षा में कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या करेंगे। प्रारंभिक कला शिक्षण में कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या करेंगे। दूसरे अर्थों में इस प्रश्न को पूछा जाता है, प्रदर्शन कला में 2 तत्वों का उल्लेख करते हुए उनके महत्व को समझाएं। प्रदर्शन कला के 2 तत्वों का उल्लेख करते हुए उनके महत्व को समझाएं। या फिर दूसरे अर्थों में है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए कला समेकित शिक्षा महत्वपूर्ण है क्यों। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए कला समेकित शिक्षा महत्वपूर्ण है क्यों। दूसरे अर्थों में इस प्रश्न को कहा गया अथवा में, कला समेकित शिक्षा आधारित सीखने की योजना एक सार्थक प्रयास हो सकता है कैसे। कला समेकित शिक्षा आधारित सीखने की योजना एक सार्थक प्रयास हो सकता है कैसे। या फिर कला समेकित शिक्षा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। कला समेकित शिक्षा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। किसी कहानी को नाटक के रूप में मंचन करने से बच्चों में भावात्मक विकास होता है, इस कथन की व्याख्या करें। किसी कहानी को नाटक के रूप में मंचन करने से बच्चों में भावात्मक विकास होता है, इस कथन की व्याख्या करें। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पर्यावरण अध्ययन या विज्ञान के किसी एक पाठ का उदाहरण देकर बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में
प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन या विज्ञान के किसी एक पाठ का उदाहरण देकर बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रारंभिक, अगला प्रश्न है, दूसरे ढंग से पूछा गया है। कैसे पूछा जाता है इसका देखिएगा। प्रारंभिक कक्षाओं में कला का उपयोग करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। प्रारंभिक कक्षाओं में कला का उपयोग करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। अथवा इससे अन्य जुड़े हुए प्रश्न हैं, बच्चों को सीखने सिखाने में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों को सीखने सिखाने में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। या फिर बच्चों को सीखने सिखाने में कला के उपयोग से बच्चों में व्यवहारिक पक्ष का विकास होता है। इस कथन के बारे में आपका क्या विचार है। बच्चों को सीखने सिखाने में कला के उपयोग से बच्चों में व्यवहारिक पक्ष का विकास होता है। इस कथन के बारे में आपका क्या विचार है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। भारतीय संगीत के कितने प्रकार हैं। भारतीय संगीत के कितने प्रकार हैं। मुख्य 2 प्रकारों का वर्णन करें। दूसरे ढंग से यह प्रश्न पूछा जाता है कि दृश्य कला से आप क्या समझते हैं। शिक्षा में दृश्य कला क्यों आवश्यक है। दृश्य कला से आप क्या समझते हैं। शिक्षा में दृश्य कला क्यों आवश्यक है। या फिर दूसरे सेंस में है कि कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम एवं तकनीक के बारे में लिखें। किन्हीं 5 की चर्चा करें। कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम एवं तकनीक के बारे में लिखें। किन्हीं 5 की चर्चा करें। अथवा कला शिक्षा में संकेतक आधारित मूल्यांकन क्या है। कला शिक्षा में संकेतक आधारित मूल्यांकन क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। अगला इसी को कैसे घुमा करके पूछता है प्रश्न को, वह देखिए। दृश्य कलाओं में विविध प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। दृश्य कलाओं में विविध प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन करें। या फिर अपने क्षेत्र के किसी भी एक नाटक की चर्चा करें। अपने क्षेत्र के किसी भी एक नाटक की चर्चा करें। प्रश्न संख्या 5 कहता है, बच्चों का पोर्टफोलियो बनाना क्यों आवश्यक है। बच्चों का पोर्टफोलियो बनाना क्यों आवश्यक है, इसकी क्या उपयोगिता होगी, स्पष्ट करें। इसकी क्या उपयोगिता होगी, इसको स्पष्ट करें। या फिर दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, बच्चों में कला शिक्षा क्रम की मुख्य अवस्थाओं को बताते हुए किन्हीं 2 का वर्णन करें। बच्चों में कला विकास क्रम की मुख्य अवस्थाओं को बताते हुए किन्हीं 2 का वर्णन करें। या फिर दूसरे अर्थों में है कि प्रदर्शन कला या दृश्य कला की आवश्यकता शिक्षा में क्यों है। प्रदर्शन कला या फिर दृश्य कला की आवश्यकता शिक्षा में क्यों है। प्रश्न संख्या 6 है, ध्वनि से आपका क्या तात्पर्य है। मधुर ध्वनि किस प्रकार कोलाहल से अलग है, व्याख्या करें। ध्वनि से आपका क्या तात्पर्य है। मधुर ध्वनि किस प्रकार कोलाहल से अलग है, व्याख्या करें। या फिर अलग सेंस में प्रश्न है, इसी को घुमाकर पूछा गया है, विद्यालय को बाल सुगम बनाने में कला शिक्षा की क्या भूमिका है। विद्यालय को बाल सुगम बनाने में कक्षा शिक्षा की क्या भूमिका है। फिर से प्रश्न को घुमा करके आपसे पूछा जाता है दूसरे सेंस में, संगीत में गायन वादन से आप क्या समझते हैं। संगीत में गायन वादन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार के बारे में वर्णन करें। इसके प्रकार के बारे में वर्णन करें। अथवा आगे का प्रश्न है, कक्षा में नाटक कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। कक्षा में नाटक कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, विश्लेषण करें। विश्लेषण करें। या फिर दूसरे सेंस में है, गणित की प्राथमिक कक्षा में कला समेकित शिक्षा की कौन कौन से प्रकार हैं, इनकी गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। गणित की प्राथमिक कक्षा में कला समेकित शिक्षा की कौन कौन से प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा खंड क पूरा होता है। अब हम खंड ख में बढ़ रहे हैं, जहां आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। 10 अंकों के यह प्रश्न होंगे और 200 से 250 शब्दों के बीच में इसके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है, प्रदर्शन कला की विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। प्रदर्शन कला की विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। या फिर सीखने की योजना एवं कला समेकित शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें।
सीखने की योजना एवं कला समेकित शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। टिप्पणी है उसे भी ध्यान दीजिएगा। शिक्षा के रंगमंच, दूसरा है बिहार के लोक संगीत, तीसरा है कोलाज, चौथा है संप्रेषण कौशल, पांचवा है गायन एवं नृत्य, छठा है रीडिंग स्किल, सातवां है मुखौटा, आठवां है दृश्य कला एवं प्रदर्शन कला तथा नौवां है पुतली। ये सभी हमारे 9 टिप्पणी के प्रश्न हैं। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, वह प्रश्न पेपर नंबर F12। DLED फेस टू फेस प्रथम वर्ष की जो परीक्षा यहाँ आयोजित हो रही है उसके लिए हम लोग आखिरी पेपर पर हैं और इस तरीके से आज हमारा DLED फर्स्ट ईयर की जो मुख्य प्रश्नों की सीरीज है वह समाप्त हो जाएगी। तो आप छात्र छात्रा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्लास, मेरे द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट टॉपिक आपको यदि पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा जो दी गई यह नोट्स हैं, ज्ञान हैं तथा विषय व्याख्यान है, तो आप कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले समय में जो हमारे द्वारा आपको दी जाने वाली शिक्षण सामग्री होंगी या उससे रिलेटेड जो भी ज्ञान होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ और इसी शुभकामना के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पेपर है F12, जिसे हम शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICT के नाम से जाना जाता है। यह पेपर भी 40 नंबर का है, 10 नंबर असाइनमेंट में होते हैं, 50 नंबर का यह पेपर है। खंड ए में 6 प्रश्न दिए गए हैं, उन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। फिर इसी प्रकार खंड बी में भी 1 प्रश्न के उत्तर देने हैं जो 10 नंबर के होंगे और इस तरीके से मिला करके आपको 40 नंबर के थ्योरी पेपर लिखने हैं। तो 40 नंबर के जो थ्योरी पेपर हैं वह आसान नहीं है। उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपकी परीक्षा में सहायक होंगे, इन्हीं बातों को लेकर के हमारा आज का यह टॉपिक चल रहा है। प्रश्न 1 कहता है कि NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में सूचना और संचार तकनीकी की अवधारणा को स्पष्ट करें। NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में सूचना एवं संचार तकनीकी की अवधारणा को स्पष्ट करें। दूसरे अर्थों में है कि ICT का उचित उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में मदद करता है, कैसे? ICT का उचित उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में मदद करता है, कैसे? पुनः इस प्रश्न को कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा में ICT की अवधारणा पर प्रकाश डालें। शिक्षा में ICT की अवधारणा पर प्रकाश डालें। अब आगे बढ़ते हैं। अथवा है प्रश्न, वह है कि ICT के विभिन्न उपकरणों पर प्रकाश डालें। ICT के विभिन्न उपकरणों पर प्रकाश डालें। अथवा दूसरे सेंस में है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में ICT की भूमिका पर प्रकाश डालें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में ICT की भूमिका पर प्रकाश डालें। प्रश्न संख्या अब 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2 है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर प्रयोग की व्याख्या करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर के प्रयोग की व्याख्या करें। या पुनः दूसरे सेंस में प्रश्न है कि दूरस्थ शिक्षा में ICT उपकरणों ने प्रभावकारी बदलाव लाए हैं, कैसे? दूरस्थ शिक्षा में ICT उपकरणों ने प्रभावकारी बदलाव लाए हैं, तो कैसे? या फिर इंटरनेट के बारे में स्पष्ट करें, इसका अनुप्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसे कर सकते हैं। इंटरनेट के बारे में स्पष्ट करें, इसका अनुप्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा दूसरे सेंस में कंप्यूटर की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी कैसे प्रभावशाली हो सकता है। कंप्यूटर की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी कैसे प्रभावशाली हो सकता है, इस पर बताना है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। टीवी और रेडियो पर कौन कौन से प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण होता है। टीवी और रेडियो पर कौन कौन से प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। अथवा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसकी व्याख्या करें। ऑफिस ऑटोमेशन के विभिन्न सॉफ्टवेयर पर प्रकाश डालें।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसकी व्याख्या करें। ऑफिस ऑटोनोमस के विभिन्न सॉफ्टवेयर पर प्रकाश डालें। या फिर कंप्यूटर के स्मृति एवं भंडारण क्षमता के बारे में स्पष्ट करें। ईमेल के बारे में भी स्पष्ट करें तथा ईमेल भंडारण प्रक्रिया को लिखें। रिपीट करता हूँ, कंप्यूटर के स्मृति एवं भंडारण क्षमता के बारे में स्पष्ट करें, ईमेल के बारे में स्पष्ट करें तथा ईमेल भंडारण प्रक्रिया को लिखें। आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 4 कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर प्रकाश डालें। सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर प्रकाश डालें। मोबाइल के प्रयोग से हम शिक्षण अधिगम को कैसे रोचक बना सकते हैं। मोबाइल के प्रयोग से हम शिक्षण अधिगम को कैसे रोचक बना सकते हैं। इसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि एमएस वर्ड की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। एमएस वर्ड की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। शिक्षण अधिगम में ऑडियो विजुअल एवं मल्टीमीडिया साधनों की महत्ता पर प्रकाश डालें। एमएस वर्ड की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। शिक्षण अधिगम में ऑडियो विजुअल एवं मल्टीमीडिया साधनों की महत्ता पर प्रकाश डालें। या दूसरे अर्थों में कहा जा सकता है कि दूरदर्शन का शिक्षा में कैसे उपयोग किया जा सकता है। दूरदर्शन का शिक्षा में कैसे उपयोग किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्री शो का शिक्षा में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसको भी बताना है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट हमें जटिल अवधारणाओं को सरल ढंग से शिक्षण करने में कैसे मदद करता है। स्प्रेडशीट हमें जटिल अवधारणाओं को सरल ढंग से शिक्षण करने में कैसे मदद करता है। कक्षा आधारित शिक्षण अधिगम में स्प्रेडशीट का उपयोग कैसे किया जा सकता है। कक्षा आधारित शिक्षण अधिगम में स्प्रेडशीट का उपयोग कैसे किया जा सकता है। या फिर दूसरे सेंस में है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, व्याख्या करें। शिक्षण अधिगम में शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्टवेयर ऑफिस क्या है, व्याख्या करें तथा शिक्षण अधिगम में शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि शिक्षक के द्वारा पाठ्य योजना में आईसीटी के महत्व पर प्रकाश डालें। शिक्षक के द्वारा योजना में आईसीटी के महत्व पर प्रकाश डालें। या फिर भारत भाषा में भाषा के शिक्षण अधिगम में आईसीटी की भूमिका पर प्रकाश डालें। भाषा के शिक्षण अधिगम में आईसीटी की भूमिका पर प्रकाश डालें। प्रश्न शुरू होता है खंड बी। खंड बी का पहला प्रश्न है कि वेब पेज एवं वेब ब्राउज़र में क्या अंतर है। किन्हीं 4 शैक्षणिक वेब पेज के बारे में संक्षेप में लिखें। वेब पेज एवं वेब ब्राउज़र में क्या अंतर है। किन्हीं 4 शैक्षणिक वेब पेज के बारे में संक्षेप में लिखें। ई लर्निंग या ईमेल क्या होता है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। प्रश्न संख्या 8 है कि सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है। किन्हीं 2 के बारे में संक्षेप में लिखें। ये शिक्षा में कैसे उपयोगी हो सकता है, इस पर भी अपने विचार दें। तथा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि शिक्षण अधिगम में इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डालें। शिक्षण अधिगम में इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डालें। अब हम लोग आखिरी पायदान पर पहुंच गए हैं। अपने डीएलएड के F12 की आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा यह सीरीज समाप्त हो जाएगा। इस सीरीज के बाद हम लोग आगे आने वाले समय में बीएड सेकेंड ईयर के मुख्य प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। आज हमारा यह डीएलएड का आखिरी टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब व कमेंट करना न भूलें। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट्स को हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम उसको समझ सकें और आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करें। 9वां और आखिरी प्रश्न है कि टिप्पणी लिखना है। नंबर 1 में हार्ड डिस्क, नंबर 2 लैपटॉप, नंबर 3 मॉनिटर, नंबर 4 मोबाइल, नंबर 5 ई लर्निंग, नंबर 6 सर्च इंजन, नंबर 7 है ओपन लर्निंग सिस्टम, नंबर 8 है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। उसके बाद है कि वेब ब्राउज़र तथा पेन ड्राइव। तो ये थे आईसीटी से जुड़े हुए प्रश्न। तो मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों तथा प्रशिक्षुओं जो डीएलएड कर रहे हैं 22-24 सत्र में, उनके लिए यह आज का जो एपिसोड है F10, 11 और 12 इन तीनों पेपर का यह सम्मिलित रूप है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगेगा और अच्छा लगने से आप और भी
आगे होने वाली कुछ जो पढ़ाई लिखाई संबंधित गतिविधियां हैं, पढ़ाई और रोजगार से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उसमें आप निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि आप इसमें शामिल होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा हमारे आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, इसी उम्मीद के साथ कि हम आपके साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ और फिर से एक नई मुकाम को लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।